हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का पहला लेसन फिज़िक्स का जो है आपका मोशन यानी कि गति हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है गति। तो गति क्या होती है? तो गति यानी मोशन, तो गति क्या है? वस्तु की, एक शब्द में अगर हम कहें कि वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बिल्कुल सरल डेफिनेशन, गति क्या होती है? तो किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति। समय के साथ होने वाले परिवर्तन को, मान लिया कि एक वस्तु क्या है, यदि यह रहे ये और थोड़ी देर बाद 5 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच जाती है वही वस्तु, तो हम ये क्या कहते हैं कि ये वस्तु क्या है? गति में है। इसी प्रकार से जैसे कोई पंखा है, फैन, तो अगर वो फैन घूम रहा है तो लगातार उसकी स्थिति बदलती रहती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्थिति बदलती रहती है, और जब स्थिति बदलती रहती है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वस्तु कौन सी स्थिति में है? गति में है। इसके बाद गति की एक प्रकार, मतलब वस्तु की अवस्था के प्रकार। तो वस्तु की अवस्था जनरली 2 होती हैं। नंबर 1 विरामावस्था, जिसे हम रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। सेकंड गति अवस्था। विरामावस्था क्या होती है कि यदि कोई वस्तु है और काफ़ी समय तक एक ही स्थान पर रखी है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे कोई दीवार है, पेड़ है। इसी प्रकार से गति की अवस्था में, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में लगातार समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, यानी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति की अवस्था में। जैसे बस है, ट्रेन है, तो वो लगातार एक स्थान से जब चल रही होती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गति की अवस्था में कहते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हिंदी में हम कहें तो गति के प्रकार। पहला पॉइंट सरल रेखीय गति, या इसी का दूसरा नाम होता है ऋजु रेखीय गति। क्लास 9th वाले इसके नोट्स बनाने जरूर। तो सबसे पहले सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति क्या होता है? तो सरल रेखीय अर्थात जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति बिल्कुल सरल है। ऋजु माने भी सीधा होता है। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि कोई कार है और एक सीधी सड़क पर सीधी जा रही है, तो उसकी गति कौन सी गति होगी? ऋजु रेखीय गति होगी, सरल रेखीय गति होगी। इसके बाद दूसरी गति होती है आपकी वृत्ताकार गति। नंबर 2 सर्कुलर मोशन हम कहते हैं, जैसे वृत्ताकार गति। तो वृत्ताकार गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार। यानी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंखे की गति, साइकिल की गति, तो ये बहुत सारी गति हैं। यदि इसी प्रकार से सूर्य की गति, बहुत सारी गति हैं जो वृत्ताकार गति का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है तीसरी गति का। तो तीसरी गति कौन सी होती है आपकी? घूर्णन गति, जिसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनरी मोशन। तो घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशनरी मोशन। यानी जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष की परता, मान लिया कि कोई
घूर्णन गति आपको समझ में आई होगी। हमने क्या बताया कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष की परत इस प्रकार से गति करे कि उस वस्तु के सभी कण क्या कर रहे हों, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हों, और उन सभी वृत्ताकार पथों के केंद्र कहाँ पर हों, अक्ष के यानी स्थिर अक्ष पर हों। जैसे कि लट्टू की गति, लट्टू आपने देखा होगा जो बच्चे मतलब खेलते वगैरह हैं, तो उससे जो लट्टू की गति होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, यही गति होती है, मतलब कि घूर्णन गति होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें पृथ्वी की गति कहीं ना कहीं क्या है, घूर्णन गति है, रोटेशनरी मोशन है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अगली गति का प्रकार। तो अगली गति कौन सी होती है, दोलनी गति, ऑक्सीलेशनरी, दोलनी गति, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक गति। तो दोलनी गति या काल्पनिक गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु के इधर उधर, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। नहीं आया समझ में? तो एक बार फिर से हमने क्या बताया, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर अथवा उधर, समझ में आया कि नहीं? जैसे झूले की गति जो होती है वो कहीं ना कहीं दोलनी गति होती है, काल्पनिक गति में जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो झूला होता है वो एक निश्चित बिंदु के इधर अथवा उधर गति करता है। इसी प्रकार से घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी भी गति क्या होती है, दोलनी गति या काल्पनिक गति ही होती है। इस प्रकार से स्प्रिंग को अगर देखा जाए तो जहाँ स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, आगे पीछे मोशन करने लगता है, उसकी इसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश तथा सदिश राशियां में देखा जाए तो राशि, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं दिशा परिमाण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। सबसे पहले अदिश और दूसरा सदिश। अब अदिश राशियां क्या होती हैं, यानी हम बिल्कुल सरल है, आ माने क्या होता है, जैसे वैसे भी आ प्लस दिस, और सदिश का क्या होता है, सा प्लस दिस। सा मीन्स साहित और दिस मीन्स दिशा प्लस परिमाण। इसी प्रकार से आ माने क्या होता है, नहीं, और दिस माने दिशा प्लस परिमाण। अर्थात अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जबकि सदिश राशियां क्या होती हैं, सा माने क्या होता है, सहित, और दिश माने क्या होता है, दिशा। क्योंकि अब राशि, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, नंबर एक दिशा और नंबर दो परिमाण। विदाउट परिमाण हम किसी राशि को शो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या कहा कि राशि दो प्रकार की, अदिश सदिश। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वे राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है। और इसके साथ साथ बड़े क्लास में आपको इसकी परिभाषा और मिलेगी कि जो वेक्टर योग के नियम का पालन करते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी राशियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, परंतु वो सदिश नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी IMP, मोस्ट IMP, और कि विद्युत धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है, वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। समझ में आया? तो हमने क्या बताया, अदिश यानी जिसमें दिशा और परिमाण में, जिसमें केवल। तो सदिश राशि आपको समझ में आया कि हम वैद्युत धारा के बारे में बता रहे थे कि इसमें दिशा और परिमाण होता है, फिर भी ये अदिश राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है।
इसके बाद अदिश सदिश के उदाहरण आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स, तो बिल्कुल सरल है। जैसे आ नाम से हम याद कर सकते हैं आयतन, आवृत्ति, आवेश। इसी प्रकार से दा से द्रव्यमान, दाब, दूरी। तीसरा एक लेसन आपके पास है, एक सूत्र भी होता है, चाल, दूरी, समय। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी प्रकार से एक शक्ति का भी सूत्र होता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके, विशिष्ट ऊष्मा, इसके बाद इसमें देखा जाए तो इसमें बल से बनता है त्वरण, और वैसे भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले विस्थापन के बाद वेग, त्वरण, बल, त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण। इसी प्रकार से आपका संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग। यानी जितनी भी राशियों में आपका वेग लास्ट में आता है वो सभी कैसी राशि होती हैं, सदिश राशि होती हैं। जितने में जैसे कि क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये सभी राशियां कैसी होती हैं, आपकी सदिश राशियां होती हैं। इसके बाद विद्युत धारा के बारे में बताया जाए तो विद्युत धारा इसी में आएगी आपकी। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। और विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि सर विद्युत धारा वेक्टर योग क्या होता है, तो वो भी आप समझ लीजिए यहीं पे। जो लोग नोट्स बनाना चाहे वो वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद वेक्टर योग का नियम एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लिया कि किसी त्रिभुज की ये भुजा कितनी है, 3 है, और ये भुजा कितनी है, 4 है, तो जो उसका परिणामी होता है वो कितना होता है, ये 5 होती है। क्योंकि ये एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार लंब कितना है आपका 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 बराबर 25। इसलिए कर्ण कितना आ जाएगा आपका 5। तो आपका अब इसी प्रकार से हम देखें कि मान लिया कि इस तार में धारा कितनी जा रही है 3, इस तार में धारा कितनी जा रही है 4। वेक्टर योग के नियम के अनुसार इसमें धारा कितनी जानी चाहिए 5 एम्पियर, बट इसमें धारा कितनी जाती है, इसमें धारा जाती है 7 एम्पियर। और यहाँ आकर ये नियम उल्लंघन हो जाता है, जिस कारण से फिर हम इसको क्या कहने लगते हैं कि सर वेक्टर योग का नियम का उल्लंघन हो रहा है, अतः विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ में आपको समझ में नहीं आई है, प्रॉब्लम है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को नोट्स बनाएं, यहाँ से लिखें, देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।